चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो उसका लास्ट टॉपिक है आपका, जिसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ ये थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। ठीक है, तो हम अभी तक पिछले 2 वीडियो से एक टॉपिक कंटिन्यू करे हुए हैं, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमें गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ही आज कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि आपको मैं 2 ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब ये थर्ड है जिसमें आपको लास्ट करना है। और टॉपिक का नाम है आपका एक समान आवेशित पतले चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा, गोलीय कोश की अगर बात की जाए तो गोलीय कोश का मतलब होता है कि ये आपके पास एक क्या है, ये एक हॉलो स्फेयर है, या फिर हम ये कह सकते हैं खोखला गोला। गोलीय कोश याद रखो होता क्या है, गोलीय कोश का मतलब होता है जो कि एक खोखला गोला हो। ठीक है, तो अब चालक गोलीय कोश है जिसकी वजह से मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, चालक का मतलब और कुचालक का मतलब मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि चालक और कुचालक में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि चालक और कुचालक पर जब आवेश को वितरित किया जाता है तो उन पर आवेश का क्या वितरण होगा, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। जब हम चालक गोलीय कोश पर आवेश को वितरित करेंगे तो वो हमेशा इस कोश के ऊपर ही रहेगा। जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ना कि चालक या हम कंडक्टर बोलें तो उस पर जब आवेश को वितरित किया जाता है तो वो कभी भी कंडक्टर के अंदर ना जाके हमेशा उसके ऊपर ही बना रहता है। जबकि अगर ये कैसा होता, कुचालक होता, तो कुचालक में क्या हो रहा था, कुचालक में जब हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश हमेशा इसके सरफेस पे ना फैल के कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ना भी हों तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अच्छे से ये समझाया हुआ है। अब करना क्या है, करना ये है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए आवेश तो होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आवेश Q को इस गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित कर देता हूँ। एक समान रूप से वितरित करने का मतलब क्या हो गया कि ये इसके सरफेस पर पूरी तरह से फैल जाएगा। वो भी कितना आवेश है, Q आवेश है। ठीक है, तो मैंने Q आवेश को इस गोलीय कोश पर एक समान रूप से वितरित कर दिया है, जो कि इसके हर एक पॉइंट पर वितरित होगा। और आप किसी भी पॉइंट पर जब आवेश को कैलकुलेट करोगे तो वो हर एक दूसरे पॉइंट के बराबर भी होगा, क्योंकि एक समान रूप से किया गया है। और अगर आपको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना हो तो आप कर सकते हो। कौन सा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम आवेश को एक समान रूप से वितरित करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं या तो रेखीय आवेश घनत्व, या फिर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं आयतनिक आवेश घनत्व। अब गोलीय कोश है, गोलीय कोश में आयतन तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जब हमने आवेश को वितरित किया है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसके अकॉर्डिंग सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A। तो इसका सेंस ये हो गया कि हमने जो इस पे आवेश को एक समान रूप से वितरित किया है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा। और यहाँ पे ए क्या है, इसका एरिया, यानी कि इसके पर यूनिट एरिया पर कितना आवेश प्रेजेंट होगा, ये कौन बताएगा हमें, ये हमें बताएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। बात समझ आ गई। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमेशा ये बताता है कि किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पर कितना आवेश प्रेजेंट है। ठीक है, हमें करना ये है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया जा सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि आपके पास एक गोलीय कोश है जिसकी रेडियस r है, इस पे Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो पेपर में पूछ सकता है कि इससे इस गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करें। अब ये जो बिंदु r है, r दूरी पर बिंदु जो P होगा ना, ये बिंदु P कहीं भी हो सकता है। 3 केसेस फॉलो होते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि मे बी आपका बिंदु P इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। पहला केस ही पॉसिबल है। पहला केस मैंने क्या बताया कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर हो। अगर एक बार बताओ, बिंदु P अगर गोलीय कोश के बाहर है और इसकी दूरी केंद्र से r है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बिंदु P इससे केंद्र से r दूरी पर है और ये इस गोलीय कोश के बाहर है, तो ये तो मस्ट है कि इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है। बात समझ आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है
कि मान लो बिंदु P गोलीय कोश के बाहर ना होके इसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है। जब पृष्ठ पर स्थित होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है ये। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिंदु P गोलीय कोश के बाहर ना होकर इसी के पृष्ठ पर स्थित हो तो इसका मतलब क्या होगा, बिंदु P यहाँ होगा। उस केस में स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर। तो ये दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि बिंदु P एक बार बाहर था, एक बार कहाँ पर आ गया, पृष्ठ पर। तीसरे केस में ये अंदर भी जा सकता है, लाइट यहाँ पे हो सकता है। अगर ये बिंदु P अंदर चला जाएगा तो उस केस में स्मॉल r की वैल्यू यहाँ तक की देखोगे। ठीक है, यहाँ तक की तो देखोगे आप, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ तक की देखी रहेगी। तो उस केस में कैपिटल R बड़ा होगा और स्मॉल r छोटा होगा। तो इसका सेंस ये हुआ कि आपको यहाँ पे बिंदु P की विभिन्न अवस्थाएं दे रखी होंगी, तो आपको हर एक कंडीशन के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होगी। बात समझ आ गई। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले केस लेते हैं फर्स्ट केस ये है कि जब बिंदु P जो कि r दूरी पर स्थित है केंद्र से, वो गोलीय पृष्ठ के बाहर है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर बिंदु P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है वो गोलीय कोश के बाहर है, गोलीय कोश के बाहर होने की वजह से उस केस में स्मॉल r की वैल्यू ज़्यादा होगी और कैपिटल R की वैल्यू कम हो जाएगी। तब कौन सा केस फॉलो होगा, फर्स्ट वाला, जिसमें कि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर होगा। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ गॉस की प्रमेय तब लगती है जब गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करने के लिए हम ये करेंगे कि बिंदु P से गुजरता हुआ एक ऐसा पृष्ठ ड्रॉ करेंगे जो कि पूरे आवेश को क्या कर सके, परिबद्ध कर सके। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ कंसिडर करेंगे जो कि पूरे आवेश को क्या कर सके, एनक्लोज कर सके। अब एक बात बताओ, आपके पास एक गोलीय कोश है, मतलब एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है। इस प्लास्टिक की बॉल को मुझे कवर करना है, तो सिलेंडर से कवर कर सकते हैं, नहीं, सिलेंडर से तो कवर हो नहीं सकता। हम बॉल को दूसरी बॉल से ही कवर कर सकते हैं, मतलब इस बॉल को बड़ी बॉल के अंदर रख दो तो कवर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर इस सभी आवेश को परिबद्ध करना है किसी दूसरे पृष्ठ के द्वारा, तो बिंदु P से भी गुजरता हुआ एक ऐसा ही पृष्ठ बना लेंगे जो कि इसको पूरी तरह से क्या कर दे, एनक्लोज कर दे। तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक दूसरा आवेश बनाया, पृष्ठ बनाया जो कि इसको कवर करेगा, और वो पृष्ठ कुछ इस तरह से डाला होगा। मैंने इसको रेड पेन से मार्क कर दिया ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। तो मैंने क्या किया, गोलीय कोश को कवर करने के लिए बिंदु P से गुजरता हुआ एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ बनाया जो कि बिंदु P तक कवर हो जाएगा। अब मुझे बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं किसी भी बिंदु से गुजरता हुआ, तो आप ये करते हैं कि उस बिंदु पर एक बहुत ही छोटा सा अवयव कंसिडर करते हैं, है ना। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसी तरह से किया था कि जब भी हम किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं किसी पृष्ठ से, तो हमें करना ये होता है कि उस पृष्ठ को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर देना होता है। अगर मैं इस पृष्ठ को छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर दूं तो मेरे पास बिंदु P पर एक छोटा सा पृष्ठ मिलेगा जिसका एरिया कितना होगा, dA होगा। ठीक है, आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप एक क्षेत्रफलीय अवयव कंसिडर करोगे तो उसका अपना एक एरिया होगा जो कि किसके बराबर होगा, dA के बराबर होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्षेत्रफल अवयव का एक सदिश बनाया। सदिश हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ कि केंद्र से बिंदु P को जोड़ने वाली लाइन की सीधी रेखा में होता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। तो dA कहाँ होगा, इसी केंद्र से बिंदु P को जोड़ने वाली लाइन के आगे। अब आवेश एक समान रूप से पूरे में वितरित है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आवेश को हम एक समान रूप से वितरित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी आवेश के अनुदिश होती है। अब आवेश कहाँ पर है, पूरे पृष्ठ पर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहाँ होगी, इसी पृष्ठ के बाहर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एरिया वेक्टर के लाइन में होगी। dA भी यहाँ पर है और E भी इसी लाइन में आगे होगा। ठीक है, अब आप ऐसा एलिमेंट कहीं भी ले लो, पूरे पृष्ठ पर हमेशा ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा अवयव मानूंगा,
ठीक है, उस अवयव का क्षेत्रफलीय सदिश उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप कहीं भी बना लो, यहाँ पे हर एक एंगल कितना रहेगा, 0 कहीं भी, क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा सरफेस है जो कि गोलीय पृष्ठ है, और गोलीय पृष्ठ पर जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे तो वो हमेशा आवेश उसके अंदर रखे होने की वजह से वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्षेत्रफलीय दिशा के अलोंग ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट केस में मेरे पास जो डी फाई आ रहा होगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो बराबर होगा ई डॉट डी ए के। हम देखो दोनों ही एक ही दिशा में होने की वजह से इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, इनके बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया डी फाई की वैल्यू ई डी ए, तो डी फाई ई की वैल्यू आ गई ई डी ए। अब मुझे तो निकालना है किसकी वजह से, संपूर्ण पृष्ठ की वजह से। जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण पृष्ठ की वजह से निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो मैं निकालता हूँ संपूर्ण पृष्ठ की वजह से वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ की वजह से जब आप वैद्युत फ्लक्स की गणना करोगे तो आपको करना क्या होगा, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे क्लोज। मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर एरिया इंटीग्रेशन किया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया का एक एलिमेंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, उस संपूर्ण पृष्ठ जिसको मैंने एस मान लिया उसके अबाउट मैंने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन। डी फाई ई की वैल्यू कितनी थी, डी फाई ई की वैल्यू है ई डी ए। ई क्या हो गया, कांस्टेंट, तो वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि एरिया ऑपरेटर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा जो कि बाहर निकाल दिया रहेगा। तो अब डी ए का आपको क्या करना है, होल इंटीग्रेशन। अब होल इंटीग्रेशन अब करोगे यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब आएगा कि इस एस पृष्ठ का एरिया, ठीक है। अब इस एस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, एक गोलीय कोश को दूसरे गोलीय कोश के द्वारा कवर किया गया है। आपको पता है खोखले गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब इस एस पृष्ठ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो देखो कैपिटल आर तो इस छोटे वाले गोले की है, जबकि स्मॉल आर क्या है, इस बड़े वाले गोले की है। तो हम जब इसका एरिया लिख रहे हैं बड़े वाले का, तो रेडियस कौन सी होगी, स्मॉल आर, जिसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आप पढ़ चुके हो पहले भी कि एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जब मैं एरिया लिखूंगा इंटीग्रेशन करके तो कितना आएगा, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, डी फाई ई के बराबर होगा। तो आपकी आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय यूज करनी है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि हमारे पास जो फाई है यानी कि फ्लक्स है वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स होता है पृष्ठ के द्वारा घिरा आवेश का। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास किसी पृष्ठ के द्वारा जो आवेश घिरा गया होगा उस सभी का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो 1/ε0 और पृष्ठ के द्वारा घिरा गया टोटल आवेश। पृष्ठ के द्वारा, एक बार बताओ, इस एस के द्वारा सारा का सारा आवेश एनक्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा, जो मैंने क्यू इस पे एक समान रूप से गोलीय कोश पर वितरित किया था वो पूरा का पूरा आवेश इस पृष्ठ के द्वारा क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। तो अब एक बार बताओ, अब यहाँ पर सरफेस एस के द्वारा सारा का सारा जब आवेश घेर लिया गया है तो मैं यहाँ पे क्यू लगा दूँ, क्योंकि क्यू तो मेरे पास था ही, मैंने क्यू को एक समान रूप से वितरित किया था। वही क्यू मेरा पूरा का पूरा सरफेस एस के द्वारा क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, देखो ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, तो इसका दोनों की वैल्यू को बराबर रखा जा सकता है। तो क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर को ले रहा हूँ नीचे, तो ये क्या देगा, ये देगा आपको 1/4 पाई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रखा एक साथ और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया डेरिवेशन, बस यही करना था इसमें। ठीक है, तो आपका ये पहला केस आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले गया और मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखा और आर को क्यू के नीचे लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस कंडीशन में, जब बिंदु पी गोलीय कोश के बाहर स्थित था। अभी दूसरा केस क्या बनाया जा सकता है, दूसरा केस ये बनाया जा सकता है
कि जब बिंदु P पृष्ठ पर ही स्थित हो, ठीक है, अगर ये बिंदु P पृष्ठ पर ही आ जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर आई, कैपिटल आर। मतलब कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला ड्राइव किया है ना, इसमें स्मॉल आर की जगह क्या लगा दो, इसमें लगा दो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। देखो अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ तो सेकंड केस ये कहता है जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो बिंदु P उस केस में पृष्ठ पर ही आ जाएगा, और अगर बिंदु P पृष्ठ पर आ चुका है तो उस केस में आप R को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, आपके पास स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया, तो कैपिटल आर लगाते ही क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बात। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस की अगर बात की जाए तो थर्ड केस में ये बिंदु P कहाँ चला जाएगा, अंदर। ठीक है, अगर ये बिंदु P अंदर जा चुका है तो आप इसी से गुजरने वाला एक पृष्ठ बनाओगे, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मैं राइट पेन से बना देता हूँ इसको, तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरह से कि बिंदु P उस केस में यहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैंने मान लिया ये बिंदु P होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये बिंदु P अंदर जा चुका है तो क्या अंदर वाले पृष्ठ के द्वारा कोई भी आवेश एनक्लोज हो रहा है, तो नहीं हो रहा, सारा का सारा कहाँ चला गया, बाहर। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ चालक पृष्ठ पर आवेश हमेशा बाहर रहता है, अंदर तो जाता ही नहीं है। जब ये आवेश अंदर नहीं जा सकता और मैंने जो पृष्ठ बना रखा है वो अंदर बना रखा है, तो क्या इस पृष्ठ के द्वारा कोई भी आवेश इसका परिबद्ध हो रहा है, तो नहीं। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि हम उसी गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके अंदर आवेश होता हो। अगर बाहर होगा तो बाहर रखे हुए आवेश की वजह से कभी भी कोई भी वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होता, और फ्लक्स की उस केस में वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। आप लोग ये देख सकते हो, मैं आपको जब गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी तो वहाँ पे ये कराया था, आप वीडियो में देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें तो आपको ये अच्छे से समझ आ रहेगा कि किस तरह से हमारा फाई ज़ीरो हो रहा है, ये आप अच्छे से वीडियो में समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि जब हम बिंदु P को पृष्ठ के अंदर ले जाएंगे तो उस केस में पृष्ठ के द्वारा कोई भी आवेश एनक्लोज नहीं होगा, और जब कोई आवेश एनक्लोज नहीं हो रहा तो थर्ड केस की अगर बात की जाए तो फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा ज़ीरो थर्ड केस में। ठीक है, तो थर्ड केस में फाई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अगर फाई ही ज़ीरो हो चुका है, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो चलो मान लो आपने बनाई वो सेम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो आर है ये हमेशा किसकी काउंट करी जाती है, उस सरफेस को काउंट करते हैं जो कि हमारा बिंदु P से गुजर रहा हो। मान लो कि मैंने थर्ड केस में भी ये इक्वेशन बनाई, वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि पृष्ठ अगर मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ तो इसकी रेडियस अब कितनी है, स्मॉल आर। पहले बाहर था तब भी स्मॉल आर थी, अंदर है तब भी स्मॉल आर रहेगी, तो भी इसका एरिया कितना होगा, 4πr स्क्वायर, क्योंकि रेडियस थोड़ी चेंज हो गई है। पहले बिंदु P बाहर था तो भी r दूरी पर था, अभी भी अंदर है तो अभी भी कितनी दूरी पर है, r दूरी पर होगा। तो r दूरी पर होने की वजह से इसका एरिया भी कितना हो गया, 4πr स्क्वायर। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है तीनों केस के लिए। लेकिन जब बात करूंगा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ये वाली इक्वेशन थर्ड केस में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गॉस की थ्योरम थर्ड केस में, तो थर्ड केस में जब आप गॉस की थ्योरम यूज करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पृष्ठ के द्वारा घिरा गया आवेश। अब पृष्ठ के द्वारा कोई आवेश घिरा हुआ है तो नहीं है, तो उस केस में ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू हो गई ज़ीरो, तो फाई कितना हो गया, ज़ीरो। अब मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड जो मैंने यहाँ पे बनाई है फाई इक्वल्स टू जीरो, फाई इक्वल्स टू जीरो हुआ क्यों है, क्योंकि क्यू बराबर क्या था, जीरो। क्यू बराबर जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इस पृष्ठ के द्वारा कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करो तो क्या आएगा, फाई ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है और यहाँ पे कितनी है, ई इंटू 4πr स्क्वायर। तो आप देखोगे तो 4πr स्क्वायर बराबर किसके आएगा, जीरो। तो ई बराबर कितना आ गया, जीरो। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कोई भी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है। बात समझ आ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी चालक पृष्ठ के द्वारा जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको डिफाइन करनी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर ही डिफाइन की जा सकती है। पृष्ठ के अंदर केंद्र से लेके सरफेस तक हमेशा क्या मिलेगा, जीरो। देखो जीरो आ रहा है। अब ये हमेशा ध्यान रखना, केंद्र से लेके
पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या रहती है, जीरो। जीरो इसलिए रहेगी क्योंकि उस केस में हमारे पास चार्ज हो रहा है जीरो, जबकि पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर ये मैक्सिमम है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो तो वो ये कि फर्स्ट केस में देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सेकंड केस में देखोगे अभी भी व्युत्क्रमानुपाती है। आपको इतना समझ आ रहा होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी जो कि रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप जैसे जैसे दूरी को बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। बात समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ तो दूरी बढ़ने के साथ साथ वो कम होती जा रही होगी। इसका मतलब क्या है कि पृष्ठ पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, और पृष्ठ के बाहर जैसे बढ़ते रहोगे, दूर बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती रहेगी, कम। क्यों? क्योंकि आर यहाँ के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, आर की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती रहेगी, कम। पृष्ठ पर सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट होती है, और पृष्ठ के बाहर जितनी दूर जाते रहोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए आप एक ग्राफ बना सकते हो जो आपको नोट्स में बना के मैंने दिया है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जो आपको समझना है। देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मैंने क्या किया, जो गोलीय कोश था वो मैंने यहाँ पे बना लिया। गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर। ठीक है, इसे करस्पॉन्डिंग में ग्राफ बना देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर ले ली दूरी जो कि आर की तरफ टर्म में होगी, और यहाँ पे ले लिया मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। ठीक है, अब देखो केंद्र से पृष्ठ तक यानी कि यहाँ तक आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है जीरो। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी जीरो। तो ये वाली लाइन आ गई। लेकिन पृष्ठ पर आकर सबसे ज़्यादा, वो भी कितना, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो इस केस में r बराबर किसको होगा, कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पृष्ठ की बात कर रहे हैं। और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है, जो कि किसके बराबर होगी, 1/4πε0 Q/r² के। तो मैंने मान लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समथिंग ये होगी जो कि यहाँ तक के बराबर होगी। लेकिन जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करोगे दूरी बढ़ने के साथ, तो दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती रहेगी। और देखो r² आ रहा है, तो आपको पता है जब भी r² होगा तो वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, पैराबोला को फॉलो करेगा। तो पैराबोला यहाँ पे बना दो एक, कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया, ये वाली लाइन और एक जीरो पर, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। बात समझ आ गई। तो ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, और आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत ना भी हो। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है वो ये कि आपको गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की निष्पत्ति करनी है। ठीक है, तो आपको कूलाम के नियम की निष्पत्ति करनी है, किसके नियम से, गॉस के नियम से। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये मेरे हिसाब से खुद से करके देखना चाहिए कि जो नोट्स में मैंने आपको लिख के दिया है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपको खुद से देखना होगा कि वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, और आपको अगर नहीं आता है तब मुझे बताएं। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ईजी है, आपको ये खुद से करना है, जिसमें कि आपको लिखा गया है कि किसी एक बिंदु ओ पर एक आवेश Q रखा गया है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पर जब हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वो कितना आता है, 1/4πε0 Q/r²। मान लो ये r दूरी पर है। ठीक है, और ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं बोल रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु O पर रखे हुए एक आवेश की वजह से बिंदु P पर जो निकाली जाएगी वो आती है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, कूलाम के नियम की निष्पत्ति करनी है। तो मान लो कि बिंदु P पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो मैंने मान लिया कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, जिस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है, Q0 × E। अब E की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या रहेगा, 1/4πε0 Q/r², और Q0 था उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कूलाम्स के लॉ का
निष्पत्ति हो गई। बस यही करना है इसमें, कूलाम के नियम की निष्पत्ति के लिए बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और मुझसे ज़रूर पूछ लें, क्योंकि 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल से आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछें। ठीक है, और एक बार सारी वीडियोस को अगर आपको डाउट हैं तो दोबारा देखें, और एक बार नोट्स से भी स्टडी कर लें, जो भी दिक्कत हो वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है।